हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज नवंबर 20 को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है रोड सेफ्टी के ऊपर, स्टीयरिंग रोड सेफ्टी इन इंडिया बैक ऑन टू द राइट लेन। इस आर्टिकल में हम रोड एक्सीडेंट्स के कॉजेस, उससे होने वाले इम्पैक्ट और उसे कैसे रिड्यूस किया जाएगा, ये सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। एक मेंस का क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। इसके अलावा एक और आर्टिकल जो आज अच्छा आया है, जो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमने रिसेंट वीक में डिस्कशन किया है, द रोल ऑफ द गवर्नर इन लेजिस्लेचर। ये आर्टिकल आप ज़रूर पढ़िए, जो मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँगा टेलीग्राम ग्रुप में। आप उससे देख के इस आर्टिकल को एक बार पढ़ ज़रूर लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे, आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहेगा, वाई हाई कोर्ट स्ट्रक डाउन हरियाणा प्राइवेट सेक्टर जॉब कोटा। इसमें हम हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा जो बिल लाया गया था, जो एक्ट बनाया गया था, जिसके थ्रू प्राइवेट सेक्टर में जॉब रिजर्वेशन की जा रही थी लोकल लोगों के लिए, उसके प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में समझेंगे। लास्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है द अदर ऑयल इंपोर्ट्स। ये आर्टिकल वेजिटेबल ऑयल्स के बारे में है। एडिबल ऑयल प्रोडक्शन के ट्रेंड को समझेंगे, एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स के ट्रेंड को समझेंगे। ये आपके प्री एस्पेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारा आर्टिकल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है स्टीयरिंग रोड सेफ्टी इन इंडिया बैक ऑन टू द राइट लेन। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 मीन्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्री के पर्सपेक्टिव से जो पॉइंट होंगे इम्पॉर्टेंट, उसे भी डिस्कस किया जाएगा, वो भी कवर करेंगे। रेलवेज़ के ऊपर लगातार UPSC GS3 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। रोडवेज़ के ऊपर क्वेश्चन नहीं आए हैं, और रोड सेफ्टी रोडवेज़ का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बेसिकली जो आर्टिकल है वो इसलिए आया है क्योंकि वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स ऑन नवंबर 19 को सेलिब्रेट किया गया था अभी रिसेंटली, कल के दिन, और इसलिए ये आर्टिकल आया हुआ है। हम लोग इस आर्टिकल में क्या क्या कॉजेज़ हो रहे हैं रोड एक्सीडेंट के, रीजंस के बारे में बात करेंगे, इम्पैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, क्या सॉल्यूशन है, वे फॉरवर्ड के बारे में बात करेंगे, और सरकार की कुछ इनिशिएटिव है उनको भी डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली हमारा आर्टिकल रहेगा और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं हम आर्टिकल। ईच ईयर अ स्टैगरिंग 3 लाख पीपल आर एस्टिमेटेड टू बी किल्ड ऑन रोड इन इंडिया अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हर साल लगभग 3 लाख लोग मर रहे हैं। कोविड में भी इतने लोगों की डेथ नहीं हुई थी। इट्स काइंड ऑफ पेंडेमिक, ठीक है, साइलेंट है पर पेंडेमिक की तरह ही है ये। हालांकि हम इस पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन है ये पेंडेमिक की तरह। 3 लाख लोग पर ईयर इंडिया में रोड एक्सीडेंट से मर रहे हैं। दिस इज़ इक्वलेंट टू मोर देन 34 पीपल एवरी आवर ऑफ एवरी डे। हर घंटे 34 लोगों की जान जा रही है सिर्फ रोड एक्सीडेंट से। एंड दैट इज़ अ कंजर्वेटिव एस्टिमेट, ठीक है। ये एस्टिमेट तो कंजर्वेटिव है, कई ऐसे डेटा हैं जो हमें मिल नहीं पाते हैं, तो उस डेटा के हिसाब से अगर देखें तो ये 34 से कहीं ज़्यादा भी हो सकता है। द नंबर ऑफ पीपल सफरिंग लाइफ ऑल्टरिंग इंजरीज इन रोड क्रैशेज इज़ एक्सपोनेंशियली हायर even than that. Beyond human suffering, there is a serious economic toll. In India, road crashes are estimated to cost between 5 and 7% of national GDP. ठीक है, तो इकोनॉमिक लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ये बेसिकली इसका इम्पैक्ट हो जाएगा 5 से 7% तक। ठीक, तो रोड सेफ्टी सिर्फ इंडिया के इशू नहीं है, ग्लोबल प्रॉब्लम है। लगभग हर साल 1.3 मिलियन पीपल जो है रोड क्रैशेस में अब मर रहे हैं, और इंडिया की बात करें तो इस 1.3 में हर 4 में से एक भारतीय है। ठीक है, तो इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है रोड क्रैशेस हो रहे हैं और लोगों की जान जा रही है। ठीक, अब बात करते हैं रीजंस की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिसिट। इंडिया में जो रोड की कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, पैथेटिक है। हमने नॉर्मली देखा है ऐसे कई सारे स्पॉट्स हैं जहाँ हर बार बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, उसके बाद भी उसमें कुछ बदलाव नहीं किया जा रहा है। तो जो रोड की कंडीशन है वो बहुत बड़ा रीज़न है इंडिया में क्या होने का, रोड एक्सीडेंट्स होने का और डेथ होने का। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है नेग्लिजेंस एंड रिस्क। नेग्लिजेंस एंड रिस्क बाय राइडर,
ठीक। तो बेसिकली ओवर स्पीडिंग करना, ड्रिंक एंड ड्राइव करना, राइडिंग विदाउट हेलमेट। इंडिया में हेलमेट इसलिए पहना जाता है क्योंकि 100 रुपये का चालान होने वाला है, इसलिए नहीं पहना जाता है क्योंकि इससे हमारी जान बच सकती है। ड्रिंक एंड ड्राइव भी बहुत कॉमन हो गया है आज के समय में यंग लोगों के बीच में, और बहुत ज़्यादा इसके कारण डेथ भी हो रही है। ओवर स्पीडिंग का एग्जांपल आप ऋषभ पंत का ले सकते हैं। ऋषभ पंत जो है, जब एक्सीडेंट हुआ उस समय उनकी गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा स्पीड थी। हालांकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि पोथहोल्स के कारण भी जो है एक्सीडेंट ऋषभ पंत का हुआ था, पोथहोल के कारण, क्योंकि उन्हें दिखाई नहीं दिया था कि वहाँ पोथहोल है। उन्होंने एकदम से मोड़ा सामने आने के कारण पोथहोल के, और उसके बाद फिर जो है ये एक्सीडेंट हो गया था। ठीक। थर्ड इम्पॉर्टेंट कॉज क्या है? डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल फ़ोन में बात करना हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, मोबाइल फ़ोन में बात करते करते ही गाड़ी चलाना प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है ओवरलोडिंग। हमारे यहाँ जो ट्रक्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग कर दी जाती है ताकि कॉस्ट जो है कम की जा सके, प्रॉफिट ज़्यादा बनाया जा सके। ओवरलोडिंग करने से रिस्क ऑफ एक्सीडेंट कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है वीक व्हीकल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूं तो किया जो है, किया की कार जो इंडिया में लॉन्च होती है उसकी ग्लोबल सेफ्टी अगर असेसमेंट करा जाए उसकी जो रेटिंग होती है 2.5 या 2 रहती है। लेकिन यही किया यूरोप में जब लॉन्च कर दिया अपनी कारें तो उनकी जो सेफ्टी रेटिंग्स होती है वो 5 होती है। तो इंडिया में 2 और 2.5 है सिमिलर कंपनी की कार की, और यूरोप में इतनी ज़्यादा है। तो इंडिया में जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हैं, इसके कारण ही है लोग जो है, जो कंपनी है कार्स की, वो सस्ता मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, और उसके कारण ही जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं जो व्हीकल के जो होना चाहिए वो नहीं है। तो बेसिकली वीक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं इंडिया में, और उसका इम्प्लीमेंटेशन और भी ख़राब है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है लैक ऑफ अवेयरनेस। ठीक। सीट बेल्ट अगर लगा लिया जाए तो इसका एग्जांपल भी साइरस मिस्त्री, डेथ होने के चांसेस 45% कम हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल। एयरबैग्स के बारे में जानकारी नहीं होना। कितने लोग जो है कार खरीदते हैं तो सोचते हैं कि एयरबैग्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, 2 होने चाहिए कि 4 होने चाहिए, ये सारी चीज़ों की जानकारी ना होना, ABS ब्रेक के बारे में जानकारी ना होना, ये सारी चीज़ों की कमी होने के कारण बेसिकली रोड एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो लोगों का जो बिहेवियर है उसको चेंज करने की ज़रूरत है रोड एक्सीडेंट कम करने के लिए। इम्पैक्ट की बात करेंगे तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट हमने बात कर ही चुकी है, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। इंडिया की GDP पे 5 से 7% की GDP का नुकसान हर साल होता है। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है वो है ह्यूमन कैपिटल का लॉस होना। अर्ली एजेस में जो बच्चे हैं उनकी डेथ हो जाती है, उससे इंडिया की जो ह्यूमन कैपिटल है उसका लॉस हो रहा है। थर्ड है सोशल इशू। अगर मान लीजिए कि एक ही ब्रेड अर्नर जो है आप क्या कर रहा है, काम करता है हर फैमिली में, और उनकी डेथ हो जाती है किसी कारण से, तो जो फैमिली है वो पॉवर्टी में जा सकती है। हाउस होल्ड पे बर्डन बहुत बढ़ जाता है, और जो वुमेन होती है उन्हें एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, उनकी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत असर पड़ता है। तो ये सारे इम्पैक्ट होते हैं हम एक्सीडेंट के, रोड सेफ्टी ना होने के, रोड एक्सीडेंट्स के। अब इसे रिड्यूस कैसे किया जा सकता है इसे समझते हैं। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पहला है ट्रांसपेरेंट मशीनरी। ठीक। जो मशीनरी है उसे ट्रांसपेरेंटली जो है वर्क करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल ई चालान अगर हम यूज़ करेंगे तो करप्शन कम हो जाएगा। ठीक है। ई चालान से करप्शन कम होगा तो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होगा जो भी रूल्स हैं रेगुलेशन से। दूसरा क्या है? स्पीड डिटेक्शन डिवाइसेस, इसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों के ऊपर चालान किए जा सके, है ना। स्पीड डिटेक्शन डिवाइसेस प्लस ई चालान, ये दोनों मिलके बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हैं, रोड एक्सीडेंट कम करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। थर्ड है क्या हमारा, इम्प्रूव सेफ्टी मेजर्स। फॉर एग्जांपल जो स्पीड हम्प्स हैं, रेस प्लेटफॉर्म है, ये सारी चीज़ें भी बनाने की ज़रूरत है, स्पेशली नेशनल हाईवेज़ में। फोर्थ है स्ट्रिक्टर रूल्स एंड उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसका इम्प्लीमेंटेशन। फिफ्थ है व्हीकुलर सेफ्टी स्टैंडर्ड अच्छे बनाने की ज़रूरत है। हालांकि रिसेंटली इंडिया ने भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम शुरू किया है इसी के अंदर व्हीकुलर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए। लास्ट है रोल ऑफ बाय स्टैंडर्ड्स, दे कैन हेल्प इन सेविंग द लाइफ्स ऑफ पीपल। ठीक है। गुड समारिटेरियन। ठीक है। गुड समारिटेरियन को बेसिकली दिल्ली गवर्नमेंट ने अगर लोगों की जान बचाते हैं तो 2000 रुपये तक का क्या देने का, रिवॉर्ड देने का, अवार्ड देने की जो है स्कीम लाई थी। ठीक। तो इस तरीके की स्कीम भी हेल्प कर सकती है। जो लोग हैं
जो आसपास खड़े रहते हैं, जो फर्स्ट रिएक्ट करते हैं, वो हेल्प कर सकते हैं लोगों की जान बचाने में। फर्स्ट आर गोल्डन आर होता है। अगर आप फर्स्ट आर में जितनी भी चोट क्यों ना हो, अगर आप मेडिकल हेल्प बुलवा लेते हैं या फिर हॉस्पिटल तक पहुंचा देते हैं, तो जो भी पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है उन्हें बचाया जा सकता है। तो इस तरीके से हम रिड्यूस कर सकते हैं एक्सीडेंट को। गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ली है, मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में पास किए गए, पेनाल्टीज़ बढ़ा दी गई और इंश्योरेंस कवर को कंपलसरी कर दिया गया। अलग से एक फ़ंड बनाया है इसके लिए। दूसरा ग्लोबल अगर देखें तो ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन जो है इंडिया ने साइन किया है ऑन रोड सेफ्टी टू अचीव ग्लोबल डेथ हाफ बाय 2030। तो ये जो है कुछ इंटरनेशनल और नेशनल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हो जाएंगे। ठीक, तो ये बेसिकली हमारा आर्टिकल हो जाएगा जो कि आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट आर्टिकल और आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है वाई हाई कोर्ट स्ट्रक डाउन हरियाणा प्राइवेट सेक्टर जॉब कोटा। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है और GS2 मेंस के पर्सपेक्टिव से, पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस 2024 में आपको ये क्वेश्चन 100% दिखेगा। जो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लाया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उसके फेवर में या उसके अगेंस्ट में क्या क्या आर्गूमेंट हो सकते हैं, प्रॉज एंड कॉन्स क्या क्या हैं इस मूव के, इन सारी चीज़ों पे आपको क्वेश्चन बन सकता है और इस आर्टिकल के थ्रू हम ये सारी चीज़ें एड्रेस करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। शुरू करते हैं न्यूज़ में क्यों है। सबसे पहले, द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ऑन फ्राइडे क्वेश्चन अ लॉ पास बाय द हरियाणा गवर्नमेंट इन 2020 दैट प्रोवाइडेड 75% रिजर्वेशन इन प्राइवेट जॉब टू द रेसिडेंट ऑफ स्टेट। द हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ कैंडिडेट एक्ट 2020 को हाई कोर्ट ऑफ हरियाणा और ऑब्लिक पंजाब के द्वारा क्वेश्चन कर दिया गया है, नल एंड वॉइड कर दिया गया है। इनिशियली हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था इस लॉ पर, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो है स्टे नहीं लगा सकते, आप 4 हफ्ते में इसकी रूलिंग दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे हटा दिया था। हाई कोर्ट की रूलिंग फाइनली आ चुकी है जिसमें उसने क्वेश्चन कर दिया है, नल एंड वॉइड कर दिया है इस लॉ को। क्या कहा है हाई कोर्ट ने, अ गवर्नमेंट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट इंडिविजुअल सिंपली बिकॉज दे डू नॉट बिलोंग टू दैट स्टेट। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर सिटीज़न के अगेंस्ट में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती जस्ट बिकॉज ऑफ ही और शी डू नॉट बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर स्टेट। और क्या कहा है हाई कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कहा है कि ये जो लॉ है इट इज़ अ वायलेशन ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच कंटेन्स फंडामेंटल राइट। ठीक, तो ये बेसिकली हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया है और सारे आर्गूमेंट के बारे में बात करेंगे। ये लॉ क्या था, लॉ जो है हरियाणा असेंबली ने नवंबर 2020 में पास किया था जिसमें 75% प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स को रिजर्व कर दिया गया था लोकल लोगों के लिए, जिसमें जो मंथली सैलरी होगी वो 30,000 से कम होनी चाहिए। मतलब जॉब्स जिसकी सैलरी 30,000 से कम है उसकी जो जॉब रहेगी उसी में केवल रिजर्वेशन मिलेगा, वो भी 75% रिजर्वेशन रहेगा। किसके लिए, लोकल रेसिडेंट के लिए। इस तरह का जो बिल है आंध्र प्रदेश ने 2019 में पास किया था। मध्य प्रदेश में भी इस तरह का एक्ट लाया जा चुका है और बहुत सारे स्टेट इसे क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। ठीक है, और उनका कहना क्या है, ये सन ऑफ द सॉइल डॉक्ट्रिन के अंदर वो पास कर सकते हैं। लोकल इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए ये सब किया जा रहा है। ठीक है, तो अब आर्गूमेंट समझते हैं, प्रॉज एंड कॉन्स समझते हैं। प्रॉज की बात करते हैं सबसे पहले। फर्स्ट जो आर्गूमेंट है वो है कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है ये पर्टिकुलर लॉ। ठीक है, अंडर आर्टिकल 16 इट डज नॉट प्रोहिबिट रिजर्वेशन बेस्ड ऑन डोमिसाइल। ठीक, बेस्ड ऑन डोमिसाइल ये प्रोहिबिशन नहीं है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनली इसे वैलिड कहा जा सकता है। हालांकि केवल पार्लियामेंट इस तरह के लॉ बना सकती है, एक जो है ऐसा प्रोविजंस दिया हुआ है तो ये इसके अगेंस्ट में जा सकता है। नेक्स्ट है इक्वलिटी अमॉन्ग वीकेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो वीकेस्ट सेक्शन है उनको फ़ायदा होगा क्योंकि जॉब जो है 30,000 सैलरी से कम वाली जॉब के लिए किया गया है, तो जो कमज़ोर वर्ग है उन्हें फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। दूसरा जो आर्गूमेंट है,
लोकल फेसेस ऑल द नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़, एग्जाम्पल पॉल्यूशन, इसलिए वो डिज़र्व करते हैं ये जॉब्स को सबसे पहले। जो लोकल में लोग रह रहे हैं उनको, मान लीजिए कोई इंडस्ट्री लगाई जाती, सेटअप की जाती, तो पॉल्यूशन, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़, उसकी जो भी इश्यूज़ होंगे वो कौन फेस करता है? लोकल पॉपुलेशन। तो जॉब भी किसको मिलना चाहिए? लोकल पॉपुलेशन को। इट विल हेल्प टू बूस्ट लोकल इकॉनमी। फर्स्ट फोर्थ हो जाएगा, ये सन ऑफ द सॉइल डॉक्ट्रिन के अंदर है, ठीक है, तो ये वैलिड है कहीं ना कहीं। और फिफ्थ हो जाएगा इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। क्यों इम्प्रूव होगी प्रोडक्टिविटी? लोकल मोर लाइकली फैमिलियर विद द लैंग्वेज एंड एरिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है वो परिचित होते हैं लैंग्वेज से, जिसके कारण उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो बेसिकली ये सारे इसके प्रॉस हो जाएंगे जो बिल लाया गया है। कॉन्स की बात करते हैं, इट कैन ट्रिगर एक्सोडस ऑफ इन्वेस्टर, ठीक, बहुत सारे इन्वेस्टर हो सकता है उस पर्टिकुलर स्टेट में ना लगाएं। क्यों ना लगाएं? क्योंकि लेबर मूवमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वो रिलाय करते हैं स्किल मैन पावर पे, और जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो मेरिट के बेसिस पे ही जॉब्स देता है, ठीक है, रिजर्वेशन वहाँ करना सही नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ों के कारण क्या हो सकता है? इट कैन ट्रिगर एक्सोडस ऑफ इन्वेस्टर उस पर्टिकुलर स्टेट में इन्वेस्ट नहीं करेगा। दूसरा जो कॉन्स होगा वो, इट कैन अफेक्ट एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़, जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उन्हें भी अफेक्ट करेगा। प्रिवेंट एम्प्लॉयज़ राइट टू एम्प्लॉयड स्किल्ड पर्सन, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या कर रहा है? जो एम्प्लॉयर्स के राइट हैं कहीं ना कहीं ये उसका भी तो वायलेशन है। एम्प्लॉयर जिसको चाहें उसको जॉब दे सकते हैं, जो उनके लिए राइट पर्सन है उसको जॉब दे सकते हैं। उनका जो जॉब देने के लिए उनका बेसिकली क्या हो रहा है? हनन हो रहा है, वो जिसे चाहें उसे जॉब दे सकते हैं। नेक्स्ट है इंस्पेक्टर राज। एक सेक्शन 8 है इस पर्टिकुलर हरियाणा एक्ट में, जिसमें ये कहा गया है कि इस प्रॉपर बिल के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो इंस्पेक्टर है वो कभी भी इंस्पेक्शन कर सकता है और पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट बुलवा सकता है कि प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं दोबारा से इंस्पेक्टर राज जो है आ सकता है इंडिया में। नेक्स्ट हो जाएगा, इट कैन कॉज एक्सट्रीम टैलेंट क्रंच, ठीक, ये भी ऑब्वियस है, सेल्फ एक्सप्लेनेबल है, क्योंकि जो लोकल के लोग हैं उन्हें ही लेना पड़ेगा, तो बाहर के टैलेंटेड लोग भी हो सकता है इससे मिस आउट कर जाएं। नेक्स्ट क्या है? इट इज़ अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 16 में लिखा है नो बर्थ प्लेस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो ये कहीं ना कहीं इसके अगेंस्ट है। 19 में सिटीज़न कैन मूव फ्रीली एंड वर्क इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री, तो कहीं ना कहीं ये 19 के भी अगेंस्ट है। और अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है? वन नेशन वन मार्केट के भी अगेंस्ट में है। रीजनलिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं ये सारे लॉस, बहुत सारे स्टेट इन सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, तो इंडिया की जो इंटीग्रिटी है उस पे भी कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? कॉन्स हो जाएंगे। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ये आपको पता होना चाहिए प्रॉज एंड कॉन्स, ठीक, ये आपको पूछा जा सकता है। तो ये बेसिकली हमारा, एक बार आप इस आर्टिकल को रीड कर सकते हैं और जो भी हम लोगों ने प्रॉज एंड कॉन्स की बात की है उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, तो प्लीज़ जो है इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है द अदर ऑयल इंपोर्ट्स। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आए हैं और प्री के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे प्रीलिम्स में डेटा बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये जो आर्टिकल है वेजिटेबल ऑयल्स के बारे में आया हुआ है ना, जो ऑयल क्रूड ऑयल है उसके बारे में नहीं है, इसलिए यहाँ अदर ऑयल इंपोर्ट की बात की गई है। वेजिटेबल ऑयल्स की बात करें तो इंडिया की जो 60% कंजम्पशन रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट्स के थ्रू मेट हो रही है, और इस तरह का क्वेश्चन प्रीलिम्स में ऑलरेडी आ चुका है और डेटाबेस क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ये जो टेबल दिए हैं ये टेबल अपन बस डिस्कस करेंगे, बाकी आर्टिकल उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर हम इंडिया के एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स की बात करें तो ईयर के साथ जो है क्वांटिटी देखेंगे और किस तरीके से क्वांटिटी बढ़ रही है या घट रही है इसको समझेंगे। 2013-14 में 11.62 मिलियन टन्स जो है क्वांटिटी इंडिया ने इंपोर्ट की थी। 14 में 14.42 हुआ, 15 में 14.57 हुआ, तो पहले इनिशियली कम थी फिर बढ़ी, फिर 15 तक पहुंची,
फिर थोड़ी कम हुई, फिर 14 रही, फिर 13 तक आई और फिर 14 हुई और फिर अब 16 पहुंच गई है। ठीक है, 16 2022-23 में सबसे ज़्यादा जो है ऑयल इंपोर्ट हो चुका है। क्वांटिटी की बात करें मिलियन टन्स में, तो अगर हम देखें लास्ट डिकेड में ये स्टेडी इंक्रीज़ नहीं हुआ है, कुछ इंक्रीज़ हुआ है, फिर डिक्रीज़ हुआ है और फिर फाइनली 2022 में मैक्सिमम पहुंचा है पिछले लास्ट डिकेड से। अगर हम देखें तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं वो स्टेडली इंक्रीज़ हुए हैं या स्टेडली डिक्रीज़ हुए हैं। तो स्टेडली यहाँ पर इंक्रीज़ नहीं हुआ है, शुरुआत में बढ़ा है, फिर कम हुआ है और फिर बढ़ा है। अब देखते हैं एडिबल ऑयल प्रोडक्शन की बात करते हैं। इस तरह का डेटा भी आपको पूछा जाता है। मस्टर्ड की बात करें तो 2022-23 में मस्टर्ड 39.8 जो है, बेसिकली 39.8 क्या है, लाख टन्स, इतना प्रोडक्शन हुआ है। ठीक, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हमसे जो पूछा जा सकता है वो क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर प्रोडक्शन में। ठीक है, तो मस्टर्ड का सबसे हाईएस्ट है, नेक्स्ट है सोयाबीन का, थर्ड है कॉटन सीड का, फोर्थ है राइस ब्रान का, फिर आ जाएगा ग्राउंडनट। ठीक, तो ये 5 का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। पाम का भी आपको पूछा जा सकता है। पाम ऑयल को कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम चालू हैं, लेकिन इसका जो नंबर्स हैं वो बहुत कम है, इसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम है। बहुत सारे प्रोग्राम सरकार चला रही है जिसके थ्रू पाम का कल्टीवेशन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, इसका प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो प्लीज़ ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप लोग याद रखिए, ये आपको पूछा जा सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स में, इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।